नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो छायावाद के नामकरण को प्रस्तुत करें, ये हमारा विषय है। इसी विषय पर आज हम पढ़ेंगे। देखिए, छायावाद क्या था। छायावाद जो था वो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। द्विवेदी युग की कविता में क्या था, विषयनिष्ठ था, वर्णन प्रधानता थी और स्थूल थी। जबकि जो छायावादी कविता थी वो थी व्यक्तिनिष्ठ थी, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म थी। देखिए, छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। क्या समय सीमा है? 1918 से 1936। और किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ था? द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप। प्रारंभ में, मतलब शुरू में, जो छायावाद नाम था वो किसके लिए प्रयोग होता था? व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनका स्पष्ट जो नहीं थी, अस्पष्ट थी, जिनका छाया मतलब अर्थ कहीं और पड़ता था, मतलब कुछ का कुछ दिखाई देता था, कुछ का कुछ अर्थ निकलता था, तो उनके लिए शुरू में छायावाद शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन किंतु कालांतर में, मतलब जैसे समय बीता गया, यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था। जो मानव और प्रकृति का जो सूक्ष्म सौंदर्य था उसमें किसका भान होती थी, किसकी छाया देखते थे? आध्यात्मिक छाया का भान होता था। और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। मतलब छायावाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को आध्यात्मिक छाया के रूप में दिखाया जाता था, और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति जो थी उसे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना दी जाती थी। दोस्तों, 1918 से 1936 में अनेक सजग एवं संवेदनशील व्यक्तियों ने काव्य रचना की। मतलब इस काल में जो ये छायावादी युग का जो समय था 1918 से 1936 ईस्वी, इसमें अनेक कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की थी। एक तरफ तो प्रसाद, निराला आदि कवि भी इसी युग में हुए, जिनका मुख्य लक्ष्य क्या था? साहित्य साधना था। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? साहित्य की साधना करना, मतलब काव्य रचना करना। दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी आदि रचनाकार भी हुए जो अपने युग के आंदोलनों में सक्रिय भाग लेती थी। अब ये क्या करते थे? माखनलाल चतुर्वेदी और रामनरेश त्रिपाठी जो उस युग में आंदोलन होते थे उनमें ये सक्रिय भाग लेते थे और ये अपनी कविताएं भी करते थे। इन कवियों की साधना जीवन को केंद्र बनाकर चलती रही। अब ये जो कवि थे, इनकी जो रचनाएं थी उनमें जीवन को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी जाती थी। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और अंचल की अनेक रचनाएं भी इस युग में रची गई, जिनका प्रमुख स्वर क्या था? प्रणय की लौकिक और मासल अनुभूति। इनकी जो रचनाएं थी हरिवंश राय बच्चन, अंचल जी की, इनकी रचनाओं का स्वर क्या था? प्रणय की लौकिक और मासल अनुभूति। इस काल में छायावादी रचनाएं, दोस्तों इस काल में जो छायावादी रचनाएं थी वो परिमाण की दृष्टि से राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाओं से अधिक नहीं थी। परिमाण की दृष्टि से मतलब गिनती में कितनी थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धाराओं से इनकी इनकी जो गिनती थी, इनकी जो कविता रचनाएं थी, किताबें थी, कविताएं थी, वो गिनती में इनसे ज़्यादा नहीं थी। गिनती में तो ये बराबर ही थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों थी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण थी इसीलिए इस काल को छायावादी काल कहा गया। अब परिमाण की दृष्टि से तो ये छायावादी जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाओं के से अधिक नहीं थी। इसलिए यह प्रश्न भी उठता है कि इस काल को छायावादी काल कहना कहाँ तक उचित है। अब जब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाएं परिमाण में इनके बराबर थी, ज़्यादा नहीं थी ये उनसे, तो इस काल को छायावादी काल कहना अधिक उपयुक्त क्यों था? यद्यपि परिमाण की दृष्टि से, अब उत्तर देते हैं कि क्योंकि परिमाण की दृष्टि से छायावादी रचनाएं सबसे ज़्यादा न होते हुए भी ये इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। ये क्या है? इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि। परिमाण की दृष्टि से भले ही ये बराबर थी, लेकिन इनकी उपलब्धि सर्वाधिक थी। इस मान्यता के कई कारण हैं।
अब क्यों थी, इसके कारण है। एक तो यह है कि छायावादी काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का ही समावेश नहीं हुआ। जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्व थे उन्हीं का इसमें समावेश नहीं हुआ छायावादी कविता में, वरन उसने प्रवृत्ति काव्य के विकास में भी काफ़ी दूर तक प्रभावित किया। इसमें क्या था, प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्व तो थे ही, बल्कि जो आने वाली कविता थी, उसके बाद जो नई कविता आई थी, उसको भी काफ़ी दूर तक प्रभावित किया था। दूसरा कारण है अनुभूति की तीव्रता और सूक्ष्मता है इसमें। तीसरा कारण, छायावादी काव्य में अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति मिलती है। इसमें क्या है, छायावादी काव्य में अपने युग की जो जनजीवन का पूरा जीवन था उसकी समग्रता की अभिव्यक्ति मिलती है, और इसी कारण इसे छायावादी काल कहा गया। कामायनी को इस काव्यधारा की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कामायनी में जो है छायावादी काल की सारी विशेषताएं मौजूद हैं, और इसी कारण इसे चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और इसीलिए इस काल को छायावादी काल नाम ही उपयुक्त है। इस काल का छायावादी काल नाम ही उपयुक्त है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।